हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हम सब होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली गाइस हमने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। आप सबके विश्वास और प्यार के कारण ही हम ये टारगेट को अचीव कर पाए हैं। अभी के लिए टारगेट कम है, लेकिन हमारे को बहुत ज़रूरी था ये टारगेट और बहुत अच्छा लग रहा है ये टारगेट हमने कंप्लीट किया। और ऐसे ही अपना प्यार, ऐसा ही अपना विश्वास बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और जो भी आपके डाउट्स होते हैं या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट्स करते हो, वैसे ही कमेंट्स करते रहिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। और ये जो फैमिली है स्लीपी क्लासेस की, डेफिनेटली 1 लाख 10 लाख का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएगी। चलिए आज के जो सेशन है हमारे 10 क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट द केरला किंग मार्तंड वर्मा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने यूरोपियन कंपनीज डिस्कस करी थी। और जो मार्टिन वर्मा का एक बैटल हुआ था, इस बैटल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए एक बार स्टेटमेंट में देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, ही रूल्ड ओवर त्रवणकोर। त्रवणकोर कहाँ पर था? अगर आपने मेरी हिस्ट्री के सेशंस देखे तो मैंने लास्ट सेशन में आपको मैप में बताया था कि ये वाला जो किंगडम होता है ना, ये त्रवणकोर है। ठीक है, यहाँ पर रूल करते थे मार्तंड वर्मा। ठीक है जी। और बी, ही सबड्यूड द फ्यूडेटरीज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद सी देख लेते हैं, ही गेव हैवी ब्राइब्स टू द यूरोपियन ऑफिसर्स टू मेंटेन पीस। एंड डी, ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी। तो ये तो ठीक है, बताना आपको इन तीनों में से है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। केरला किंग मार्तंड वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, देखिए गाइस इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है आपका सी, ही गेव हैवी ब्राइब्स टू यूरोपियन ऑफिसर टू मेंटेन पीस। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके रिगार्डिंग मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्टिन वर्मा का जो एक तरह का टेन्योर था, इसको समझना। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेवनकोर के राजा थे। अच्छा चलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इन्होंने डच कंपनी को हराया था। ठीक है, डच कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यूरोपियन डच कंपनी को इन्होंने हराया था और इनको एज अ महाराजा ऑफ त्रवणकोर भी कहा जाता है। एंड साथ साथ मेकर ऑफ मॉडर्न त्रवणकोर। और मार्टिन वर्मा ने जब फाइनली पूरी की पूरी सत्ता संभाल ली थी त्रवणकोर रीजन में, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि आफ्टर जब मतलब इनका जो टेन्योर ख़त्म होगा, जैसे ही मतलब ये अपना टेन्योर ख़त्म करेंगे, तो इन्होंने अपना सारा का सारा जितना भी एरिया जीता था या फिर पैसा जीता था अपने टेन्योर में, उसको डोनेट करने का डिसीजन लिया था। और ये किसको डोनेट कर रहे थे? श्री पद्मनाभा। आप श्री पद्मनाभा डेफिनेटली आपको पता होगा, विष्णु भगवान जी को। एक टेम्पल भी है और आपने सुना होगा टेम्पल पर भी अभी जजमेंट आई थी 2019 में, है ना। वही टेम्पल को बेसिकली इनके जितने भी आगे राजा रहेंगे वो एक तरह से दास के रूप में वहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, दास की तरह वो विष्णु भगवान जी के जो टेम्पल पर वो उनके लिए हमेशा से रहेंगे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मार्तंड वर्मा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। अगर आपने साउथ में डायनेस्टीज पढ़ी होंगी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री में तो खैर इंपॉर्टेंट है, मेडिवल में भी हम पढ़ते हैं और एंशियंट में भी आई जाता है साउथ की डायनेस्टीज का। और मार्टिन वर्मा की डायनेस्टी का बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और डच वाले इनको क्यों हराया था। इसके पीछे खैर बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक युद्ध था जो ये मार्टिन वर्मा और डच के जो बेसिकली कंपनीज के तरफ से लड़ रहे थे, इसका क्या नाम था ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोला छेल, बैटल ऑफ कोला छेल, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और ये 1741 में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल था और ये काफ़ी बैटल लड़े गए थे यूरोपियंस, जो डच यूरोपियंस थे उनके साथ। ठीक है, फाइनली डच को बिल्कुल यहाँ से वीक कर दिया था और डच वालों ने कब्जा करा था मालाबार कोस्ट पर। ठीक है, चलिए बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, अभी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अगर आप सेशन को देखना चाहते हो मार्टिन वर्मा की एक्चुअली में जो अचीवमेंट्स थी, तो आप मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है it opposed idolatry. Second, it denied the need of priestly class for interpreting the religious text. Third, it popularized the doctrine that the Vedas are infallible. तो तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी नहीं। इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था और बैटल ऑफ वेंडिबाश कब हुआ था। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1 सभी बैटल्स को, लेकिन आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है और बताना है कि इसमें से कौन सा किस तरह से सही है, ठीक है, या फिर लिस्ट 1 के साथ लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। अभी तक आपने मैच कर लिया होगा होपफुली। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। देखिए अगर आप ईपीएफओ एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए। एसएससी में नहीं पूछी जाती बट हाँ ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं डेट, ठीक है। और आजकल तो खैर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हुए थे अभी हमारे रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं जनवरी में, आई थिंक ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, पता नहीं, ठीक है, नहीं एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें भी डेट्स पूछी हुई थी। तो आजकल डेट्स पूछ ली जाती हैं, आप थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं उनकी डेट्स भी याद रखा करो, ठीक है। चलिए बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। बैटल ऑफ एम्बूर हुई थी, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डी, ठीक है। एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। अब क्यों हुई थी, क्या रीज़न था? सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे, ठीक है जी। रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश कर चुके थे। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई, ठीक है। सिराजुद्दौला ने यहाँ पर क्या किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी कर दी थी 56 में, ठीक है। 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी कि जो रॉबर्ट क्लाइव जहाँ पर बैठते थे कैलकाटा में फोर्ट विलियम्स में, वहाँ पर अटैक कर दिया था, ठीक है जी। 146 सोल्जर्स को कैप्चर करा, 123 ड्यू टू सफोकेशन मर गए। सिर्फ 23 सोल्जर्स जो बचे थे उन्होंने अपनी आप बीती बताई रॉबर्ट क्लाइव को, और फिर भयानक वाला गुस्सा देखने को मिला और इन दोनों के बीच में बैटल हुई। हालांकि ये बैटल आसानी से जीत जाते सिराजुद्दौला, क्योंकि इनके पास सेना थी 40,000 के आसपास और ये भाई साहब के पास सेना थी 3,000 के आसपास, ठीक है। अब इनके एक सेनापति थे जिनका नाम है जाफ़र, मीर जाफ़र, ठीक है। तो जाफ़र साहब ने साथ दिया किसका, रॉबर्ट क्लाइव का, और बाद में चलकर रॉबर्ट क्लाइव ने इनको नवाब भी बना दिया था कुछ पैसे लेकर, 1,77,00,000 के आसपास, या आप अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास फिगर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नवाब बन गए थे मीर जाफ़र, ठीक है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बैटल कब हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है जी, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद बैटल ऑफ अंबूर को मैं बता देता हूँ। देखिए कर्नाटकी वार्स हुए थे, कर्नाटकी वार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कर्नाटकी वार्स हुए थे ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रांस, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर 2 वार तो हैं ही कर्नाटकी वार, वेंडिबाश भी कर्नाटकी वार में से है, एम्बूर भी कर्नाटकी वार में से है। जो एम्बूर था वो सेकंड कर्नाटकी वार था, इसको लीड कर रहे थे, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, ये नाम आपने ऐसे याद रखने हैं, मुजफ्फर जंग, और एक थे JF डुप्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नर रहे हैं फ्रांस की तरफ से, ठीक है। JF डुप्लेक्स, इनका कंप्लीट नाम था जोसेफ फ्रैंकोस डुप्लेक्स, इस तरह से इनका नाम था, ठीक है। थर्ड पर्सन थे जो एक टीम में थे, ऐसे समझ लो ये फ्रांस की टीम में थे, चंदा साहिब, और इनकी जंग किसके साथ हुई थी? अनवरुद्दीन खान के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंग थी, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ एम्बूर। ये सेकंड कर्नाटकी वार की इन बिटवीन बैटल थी, बैटल ऑफ एम्बूर, ठीक है जी। और इसमें से लीड कर रहे थे चंदा साहिब, ठीक है। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, अच्छा ये कब हुई थी एम्बूर, ये तो मैं आपको बता दूं, ये हुई थी आपकी 1749 में, 3 अगस्त 1749, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर मैं आपको बता देता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, और ये इसके पीछे की कहानी क्या है?
देखिए मीर जाफ़र के एक सन इन लॉ हुआ करते थे मीर कासिम। मीर जाफ़र ने टेन्योर संभाला था एज अ नवाब 1760 तक। 1764 से 60 से लेकर 64 तक नवाब रहे थे मीर कासिम। तो मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स से तंग आ चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वही ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम में दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास थे, लॉ लीगल और जितना भी टैक्स वसूलना वो ब्रिटिशर्स के पास था। और एक थे निजामत के काम। निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर वर्क कौन करता था? जो वहाँ का नवाब होता था। उसके लिए ब्रिटिशर्स उसको कुछ पैसा देते थे, 13 लाख के आसपास का अमाउंट देते थे। और वहाँ की जो जनता थी वो ना खुश थी वहाँ के नवाब के साथ। तो नवाब भड़क जाते थे, ठीक है, भड़कते थे तो ब्रिटिशर्स उनको हटा देते थे या मार देते थे। तो मीर कासिम ने भी यही करा। जब ये भड़क गए ब्रिटिशर्स के अंगेंस्ट, इन्होंने पटना में घटना कर दी। मतलब पटना में इन्होंने बड़े बड़े ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को मार दिया और मीर कासिम भाई साहब भाग गए अवध में। तो अवध के नवाब थे सुहाज उद दौला, ठीक है। ये सिराज उद दौला मर चुके हैं, ये इनका ये अलग हैं, सुहाज उद दौला, ठीक है। और एक थे शाह आलम सेकंड, ये दिल्ली के राजा थे, मुगल राजा। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ जंग लड़ी और इसको हम नाम देते हैं बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लीड कर रहा था याद रखना, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरोय, ठीक है। और इन भाई साहब के पास थी 40,000 के आसपास सेना, 30-40 हज़ार के आसपास। इनके पास थी टोटल 3 लाख सेना। फिर भी ये एक दिन में ये तीनों मिलकर हार जाते हैं, हेक्टर मुंडो इनको हरा देते हैं। उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने डेफिनेटली हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन से। चलिए, बैटल ऑफ वेंडीवाश ये बेसिकली हुई थी 22 जनवरी 1760। और ये भी किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच बीच में। अच्छा, इसमें कौन लीड कर रहे थे? सर आयरकुट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये ब्रिटिशर्स की तरफ से थे और वर्सेस कॉम्ट डे लैली, ठीक है। तो ये थे फ्रांस की तरफ से। और बैटल ऑफ वेंडीवश में कौन हारा था? ऑब्वियसली फ्रांस हार गए थे, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डेट लिखी हुई है, आप एक बार देख लेना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड? फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फादर ऑफ पुलिस सर्विस किसको कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव। फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस किसको कहा जाता है? वेरेन हेस्टिंग। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर मार्क कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, फिर तीनों ही सही हैं, बताइए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क करा होगा। और इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस किसे कहा जाता है? वेरेन हेस्टिंग। और पुलिस सर्विस भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, क्लाइव को नहीं कहा जाता, ठीक है। क्लाइव तो नहीं, क्लाइव नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है फादर ऑफ पुलिस सर्विस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट लिस्ट में है, उसको हम सेकंड लिस्ट से मैच करेंगे। वर्नकुलर प्रेस एक्ट, ये बेसिकली किस वाइसरॉय या किस गवर्नर के समय में हुआ था? विडो रीमैरिज एक्ट, ये किस समय में हुआ था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये किस समय में हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज, ये किस समय में बना था? तो आपको करेक्टली मैच करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए और प्लीज़ इसका करेक्ट आंसर मैच कीजिए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको कंबाइंड आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन कुछ एक ऐड करके इसमें लाया जाता है, तो डेफिनेटली आपको आता होगा। चलिए, बताइए फटाफट। होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क करा होगा। इसका सही आंसर है बी। वर्नकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड डेटन के समय में। विडो रीमैरिज एक्ट आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, 1756। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था ये, ठीक है। और उस टाइम की ज़रूरत थी विडो रीमैरिज एक्ट की, क्योंकि जो प्रथा चली आ रही थी, सती प्रथा, फाइनली वो ख़त्म हुई। उसके बाद जो हिंदू जिनके मतलब हस्बैंड बहुत ही अर्लियर एज में उनकी डेथ हो जाती थी, तो पूरी जीवन उनको इसी तरह से बताना पड़ता था। तो ये एक्ट बहुत ज़रूरी था, ठीक है। रिफॉर्म्स आए, मैंने आपको बताया था 18 और 19 सेंचुरी में बहुत सारे। पब्लिक वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये आया था लॉर्ड वेलेस्ले के समय में, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। लॉर्ड वेलेस्ले के समय में वेलेस्ले ने टेन्योर कब से कब तक संभाला? 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेन्योर था ये, क्योंकि इसमें आया था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या था
कि मान लो कि लाइक एज आप चंडीगढ़ में रहते हो है ना, और आपने दिल्ली को कब्जा लिया। अब दिल्ली कब्जाने के बाद आपने दिल्ली के राजा को बोला कि भाई साहब आप सब्सिडरी लाइन्स पर साइन कीजिए, और सब्सिडरी लाइन्स में क्या है कि आप हमारे बिना कोई बैटल नहीं लड़ सकते, मतलब दिल्ली यूपी के साथ कोई बैटल नहीं लड़ सकता, इन केस मान लो, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और सेकेंडली यहाँ पर कोई ऐसा फॉरेन से यूरोपियन कंपनीज जो बहुत सारी आई हुई हैं वो आपकी टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकता। जितने भी डिसीजंस होंगे वो हम लेंगे, ठीक है। अगर आपका किसी दूसरे के साथ युद्ध हो जाता है उसमें हम डिसाइड करेंगे हम किसका साथ देंगे, ठीक है। टैक्स वगैरह हम वसूलेंगे, और एक पर्सन हमारा एज अ प्रेसिडेंट या एज अ गवर्नर की पोस्ट पर आपके यहाँ बैठेगा, जिसके विदाउट आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था सब्सिडरी लाइन्स, ये मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया। डिटेल में हम लोगों ने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया था सब्सिडरी लाइन्स, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, इनका टेन्योर तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इनको फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है, ठीक है। और वुड डिस्पैच जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए फर्स्ट एक तरह का हमारे पास मॉडर्न लो आया था, या मॉडर्न एक डिस्पैच आया था, वो वुड्स डिस्पैच, ये इन्हीं के समय में आया था, ठीक है। उसके बाद रेलवे लाइन इन्होंने फर्स्ट बिछाई, जैसे कि मैंने आपको बताया फादर ऑफ रेलवे भी इनको कहा जाता है, बॉम्बे टू थाने, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने बिछाई थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी ये लेकर आए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती है, मान लो कि अगर किसी भी राजा का खुद का बेटा नहीं है, और वो किसी भी अपने भाई बंधु बहन से अडॉप्ट चाइल्ड नहीं ले सकता और उसको राजा नहीं बना सकता, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो ये राज्य किसका हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी लाइन्स और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लिटन, इनके समय में एक तो आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट जैसे वेपन्स वगैरह जो अपने घर में रखना ना रखना, ये आर्म्स एक्ट होते हैं, ठीक है। 1878 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आर्म्स एक्ट कब आया, 1878। और क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ केसरिया हिंद, ये भी इन्हीं के समय में हुआ था। दो ही क्वेश्चन आते हैं इनसे, आर्म्स एक्ट वाला और ये एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला, और तीसरा आता है क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। केसरी हिंद का टाइटल कब एज्यूम करा था, इन्हीं के समय में करा था, लॉर्ड लिटन के समय में। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। अच्छा, अब लास्ट है गया लॉर्ड कैनिंग, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बट आप अभी के लिए याद रखो इनके समय में हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, और इनका टेन्योर था 56 से लेकर 62 तक, 1856 से लेकर 62 तक, ठीक है जी। और इन्होंने 3 कॉलेजेस भी बनाए थे, कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे, 1857 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक बार आप देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ द परमानेंट लैंड सेटलमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट क्या होती है। देखो आपके पास अब अच्छा खासा टाइम है ना, अब इस अच्छे खासे टाइम को यूटिलाइज करो। अभी के लिए तो खैर मुझे नहीं लगता कि जून से पहले पेपर होंगे, जुलाई में पेपर होने की संभावना है आपका ईपीएफओ, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे ईपीएफओ का ही पेपर है, ठीक है, ये याद रखना। अब अगर टॉप प्रायोरिटी में है तो आप मान के चलो कि जुलाई में आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। आप हिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। पॉलिटी के सेशंस सर ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं, मैथ के सेशंस जा रहे हैं, ठीक है। वो सभी के सभी सेशंस देखो। आपको शॉर्टकट वे अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट सही रहता है, क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, उससे हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। मान लो कि अगर घुमा फिरा के पूछ लिया, तो अगर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस लगा पाओगे, ठीक है। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी करो, देन क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे ब्रिटिशर्स के टाइम में, एक जमींदारी सिस्टम आया था, माहलवारी सिस्टम आया था, रियायतवारी सिस्टम आया था। चलिए मैं परमानेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जो जमींदार्स हैं उनको परमानेंट ऑनर्स बनाया गया था लैंड का, ठीक है। और उनको ब्रिटिशर्स कहते थे कि 89% जो एक तरह का एनुअल रेवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा, और बाकी 11% वो इंजॉय कर सकते हैं, मतलब वो शेयर उनके पास रह सकता है। तो द जमींदार वेयर लेफ्ट इंडिपेंडेंट द इंटरनल अफेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट के थ्रू देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देयर वेयर द 3 पार्टीज, गवर्नमेंट, जमींदार, रॉयट्स, ये भी सही है। लैंड रेवेन्यू वॉज परमानेंटली फिक्स्ड बाई इट, ये भी सही है। टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज ₹4 करोड़, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपके 5th का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। तो ये करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू परमानेंट लैंड सेटलमेंट सही है। चलिए
सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉट फाइट फैक्ट्री मीन टू बी प्रोटेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझिएगा इसको। द ट्रेडिंग प्लेस वेयर द ऑफिसर ऑफ द कंपनी वर्कड। बी द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सी है द गोडाउन वेयर गुड्स वेयर स्टोर फॉर शिपमेंट टू यूरोप। एंड डी नन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और ध्यान से सोचिए, अच्छे से इसका आंसर कीजिए। चलिए, डेफिनेटली आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है द ट्रेडिंग प्लेस वेयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी वर्कड। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश रूल के स्टार्टिंग में बेसिकली जो फैक्ट्री है वो किस तरह से प्रोटेक्ट की जाती थी, ठीक है, किस तरह से वर्क किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। मैंने अभी आपको बताया ना, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जो वहाँ के निजाम हुआ करते थे या नवाब हुआ करते थे, उनको एक तरह से राइट्स दिए गए थे निजामत के। निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर, आपने जनता की भलाई के लिए काम करने। खुद के पास सारे के सारे राइट्स रख लिए थे। लीगल की जो राइट्स हैं वो ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर हुआ करते थे उस समय उनके पास थे। टैक्स वसूलना उनके पास था। मेन राइट्स अपने पास रख लिए थे, जिनको हम कहते हैं दीवानी राइट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये भी मैंने आपको बताया कब हुई थी, 1765 में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी ये हम अभी पढ़ कर आए हैं 1757। और 1765 बैटल ऑफ बक्सर के बाद हेक्टर मुंडो को समझ नहीं आया कि इन तीनों भाई साहब का मैं क्या करूं। शाह आलम सेकंड, और एक पर्सन थे मीर कासिम, और एक पर्सन थे सुहाज उद दौला, अवध के नवाब। सुहाज उद दौला को तो उनका साम्राज्य वापस दे दिया गया था, शाह आलम सेकंड को भी उनका साम्राज्य वापस दे दिया गया था। मीर कासिम को हटा दिया गया था क्योंकि इन्हीं की वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, उसके बाद मीर जाफ़र को ही बनाया गया था नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में डिसाइड करा गया था। ठीक है, चलिए बैटल ऑफ वेंडीवाश हम अभी पढ़ कर आए हैं 1760। ठीक है, एक ही यहाँ पर अलग था, तो डेफिनेटली आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। ये हुआ था 1772 में, ड्यूल गवर्नमेंट अबॉलिस्ड। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। थर्ड, देन आएगा आपका फोर्थ, सेकंड एंड फिर फर्स्ट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ का सी। चलिए एट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। असर्शन क्या कहती है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस द हुंडई सिस्टम इन इंडिया। एंड रीजन देख लेते हैं, द हुंडीज वेयर प्रिवलेंट इन मुगल इंडिया। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी सही है। क्या दोनों सही है, क्या एक सही है, क्या दोनों ही नहीं सही। ठीक है, तो बताइए इनमें से आपको कौन सी सही लगती है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, देन आंसर कीजिए। हुंडीज होता क्या है बेसिकली, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बेसिकली मेडिवल इंडिया में मुगल्स के द्वारा एक तरह से यूज़ करा जाता था ट्रेड पर्पस या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आजकल बिल ऑफ एक्सचेंज हम देखते हैं ना, सेम एक पेपर का टुकड़ा, उस पर लिख दिया जाता था कि भाई इतने का हम आपसे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट या फिर ट्रांसफ़र मनी के लिए यूज़ करा जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी, इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज कंसिडर कर लो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मुगल्स के द्वारा यूज़ करा गया था, तो रीज़न इसका सही हो जाएगा और असर्शन इसकी फॉल्स हो जाएगी। और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का तो खैर नहीं सही होगा, तो असर्शन वैसे ही फॉल्स हो जाएगी। तो 8th का हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट है, दोनों में से देखते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं, या फिर दोनों ही गलत या दोनों ही सही। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी प्रिपेयर्ड प्रीमियर बुक ऑफ इंडियन लैंग्वेज। जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे वो क्या चाहते थे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, बॉयज़ गर्ल्स सबको एजुकेशन मिले। ठीक है, इंडिया एजुकेटेड हो। क्या वो इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन चाहते थे, या फिर सेकंड पॉइंट सही होगा, मॉडर्न एंड रिफॉर्मिस्ट आइडिया वेयर स्प्रेड अमंग द मास ऑफ पीपल इन इंडिया प्राइमरी थ्रू इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये तो खैर गांधी जी भी नहीं चाहते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि जो इंडियंस हैं उनको अपनी जो एक तरह से कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है पढ़ने में, ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्थ साइड से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं मेरे को मुझे कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगेगी, हिंदी ज़्यादा। ठीक है, या फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिडी लैंड्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड कर्जन से।
तो ऐसे जितने भी गवर्नर या वॉइस रॉय हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करवा रखी हैं, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, वो स्टेटमेंट्स याद रखना या फिर जो पॉइंट्स याद रखना जो इनके समय में हुए थे। चलिए वेलेस्ली को एक बार देख लेते हैं। वेलेस्ली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ प्रीवियस सबऑर्डिनेट रूल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोटेक्टेड स्टेट अंडर द अलायंस कुड नॉट employ any Europeans in their service without the approval of Britishers. Third है the British promised not to interfere in the internal affair of the protected state and they often kept it. Fourth है through the armies of the protected states were the remained but they were to be used by the Britishers. तो चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट में से कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो गाइस फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है जी। तो इसका ए और बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार क्विज देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, इसका सही आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये आइडल्ट्री को अपोज करते थे, जो हम लोग जैसे भगवान की मूर्ति पूजन करते हैं ना, उसको ये अपोज करते थे, ठीक है जी। इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रिस्टली क्लास फॉर द इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट डॉक्ट्रिन डेट द वेदास आर इनफेलिबल, ऐसा कुछ नहीं मानते थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फर्स्ट तो सही हो जाएगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने एक टारगेट कंप्लीट किया है और ये टारगेट पहले ही हमने डिस्कस किया था 10,000 सब्सक्राइबर का, ठीक है। तो फाइनली एक तो टारगेट हम अचीव कर पाए हैं और ये सब आपकी ही बदौलत हो पाया। आप सब ने विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया और हमारी टीम आप सब के लिए हमेशा से तैयार है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के समय में हम सबको एक दूसरे के साथ ऐसे ही खड़े रहना है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे जो अच्छे पर्सन्स हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इस समय में, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ हो पाता है तो आप लोग भी डेफिनेटली हेल्प कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया अभी तक तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे कोविड-19 हुआ था तो मैंने प्लाज्मा डोनेट किया है, ठीक है। तो जो भी आपसे हेल्प हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एज अ इमोशनली हो। अगर कोई फ्रेंड आपका वीक फील कर रहा है तो आप उसको कॉल कर सकते हो, हंसा सकते हो, ठीक है। नहीं तो कहानियाँ सुना सकते हो जो आपके साथ हुई हो और वो कहानी डेफिनेटली अच्छी हो तो उसको अच्छा लगे। अगर आप कहानी सैड सुनाने लग जाओ कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ये पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई ऐसा हो जाएगा, बहन ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इस टाइम हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही अप्रोच लेकर चलनी है और पॉजिटिव ही बातें करनी है, ठीक है। और ये महामारी के समय में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ना हम लोग रुकेंगे ना आप लोग रुकेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे और ये टारगेट्स भी हम अचीव करते रहेंगे। टारगेट्स नहीं है, बस एक फैमिली को अच्छे से बनाना है, ठीक है। अभी के लिए 10,000 लोग जुड़े हैं इस फैमिली के साथ, ठीक है। आगे डेफिनेटली आप सबकी बदौलत 1 लाख भी होंगे, 10 लाख भी होंगे एंड सो ऑन। चलिए थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इन केस कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड जैसे भी आपको लगता है आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर इन केस आपका कोई डाउट है। थैंक यू सो मच।